Hello and welcome back to my YouTube channel. So as you already know that in the previous lecture we completed the topic of dual nature of matter and radiation. हमने उसके क्वेश्चंस को कवर किया था and we saw what kind of questions were asked in the previous year examinations. और हमने ये देखा था we tried to anticipate कि what kind of question can be asked in this year's examination. ठीक है. Now as you already know that in this year's examinations the pattern of this year's examinations has already been given by NTA. आपको इस पर 180 questions आने हैं and you have to attempt all those questions. So that's why I'm telling you. इसलिए क्योंकि बिकॉज यू वोंट बी हैविंग एनी काइंड ऑफ ऑप्शंस कि आप कोई क्वेश्चन को आप स्किप कर पाओ या यू वोंट बी हैविंग एनी काइंड ऑफ ऑप्शन कि आप इस क्वेश्चन को छोड़ें और आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें. दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू सिंस दिस इज द सिनेरियो. अब आपके पास सिचुएशन ये है कि आपको एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है, तो आई वुड सजेस्ट कि मॉडर्न फिजिक्स में आपके चैप्टर्स आते हैं ड्यूल नेचर, एटम्स एंड न्यूक्लियाई अलॉन्ग विद टॉपिक्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स. इनको बहुत अच्छे से करके जाइएगा, ठीक है, बिकॉज दीज चैप्टर्स बहुत इजी चैप्टर्स हैं एंड दे कैरी अराउंड 20 to 24 मार्क्स दे कैरी करते हैं अपने आप में. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. इन चैप्टर्स को बहुत बहुत अच्छे से करके जाइएगा बिकॉज सिलेबस कम है, क्वेश्चंस के पैटर्न भी सेम रहता है. दे कैन ओनली सिंपली दे कैन वो थोड़ा क्वेश्चन को घुमा सकते हैं बट द पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन विल रिमेन द सेम. सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू दीस चैप्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. इन चैप्टर्स को बहुत अच्छे से करिएगा, ठीक है. ऑन दैट नोट लेट्स स्टार्ट विद टुडेस चैप्टर दैट इज द टॉपिक ऑफ एटम्स एंड इट इज अ सब टॉपिक ऑफ द एटम्स एंड न्यूक्लियाई, ठीक है. नाउ बिफोर वी स्टार्ट विद दिस चैप्टर, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले एक बार इसका सिलेबस देख लेते हैं. आपके सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं. तो सिंस वी आर डीलिंग विद एटम्स ओनली, तो हम सिर्फ एटम्स को ही डिस्कस करेंगे, ठीक है. सो इन द टॉपिक ऑफ एटम्स यू हैव to deal with alpha scattering experiment, then you have to go with Rutherford's model, Bohr's model, energy levels and hydrogen spectrum. These are the topics which will be covered on the topic of atoms. हमने इसको atoms में cover करना है, ठीक है. Now बिफोर वी स्टार्ट विद दिस टॉपिक, मैं आपको एक बात यहाँ पे बता देना चाहता हूँ. सिंस दिस टॉपिक इज ऑलरेडी डिस्कस्ड इन योर केमिस्ट्री, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस टॉपिक इन केमिस्ट्री इन ग्रेट डिटेल, तो इसमें से कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जिनको मैं आपको ये कहूँगा कि दैट यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस इन 11th क्लास केमिस्ट्री. सो उन टॉपिक्स को हम नहीं कवर करेंगे. वी विल ओनली बी डीलिंग विद मेन टॉपिक्स. फिजिक्स के कंटेक्स्ट में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए रहते हैं, ठीक है. ऑन दैट नोट लेट्स स्टार्ट विद टुडेस चैप्टर एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज एटम्स, ठीक है. द फर्स्ट टॉपिक जो आप यहाँ पे शुरू करने वाले हैं दैट इज द टॉपिक ऑफ थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम, ठीक है. अब आप देखिए, अब आपके सिलेबस में कहीं पे भी थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम मेंशन नहीं है, बट सिंस यू हैव टू डील विद रदरफोर्ड्स मॉडल, ठीक है. सो द फाउंडेशन ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल इज लेड इन द थॉमसन्स मॉडल. तो आपको थॉमसन्स मॉडल का ब्रीफ इंट्रोडक्शन तो आपको आना चाहिए. यू शुड बी हैविंग अ some kind of knowledge regarding Thomson's model of an atom, ठीक है. अब since you have already discussed Thomson's model of atom in your class 11th chemistry, so we won't be dealing with that Thomson's model. मैं आपको बस ये बता दूं कि आपको पढ़ना क्या है. So in Thomson's when you will be dealing with Thomson's model of an atom, तो मैं आपको ये बात यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यू हैव टू बी फोकस्ड ऑन द फीचर्स, व्हाट वर द फीचर्स ऑफ थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम एंड व्हाट वर द लिमिटेशंस. अब आपको ये बात समझनी पड़ेगी इन थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम बिकॉज एज आई ऑलरेडी मेंशन थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम जो था उसकी जो लिमिटेशंस थी दैट वर द फाउंडेशंस फॉर द रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम, ठीक है. तो आपको उसकी लिमिटेशंस पता होनी चाहिए एंड हाउ दोज लिमिटेशंस वर ओवरकम बाय रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम. तो आपको वो पता होना चाहिए. दिस इज द रीजन व्हाई आई एम टेलिंग यू कि यू हैव टू हैव बेसिक नॉलेज ऑफ थॉमसन मॉडल ऑफ एटम. अब थॉमसन मॉडल में बाकी करें ना करें, यू हैव टू डील विद द फीचर्स एंड व्हाट वर द लिमिटेशंस ऑफ थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम. तो कुछ लिमिटेशंस मैं आपको बता देता हूं. अब बाकी का इसमें क्या है, आपने 11th क्लास केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है, आपको वहां से उसको कर सकते हैं, ठीक है. पहली चीज आपको इसमें ये लिमिटेशन ये थी कि रदरफोर्ड्स के एक्सपेरिमेंट्स को डील नहीं कर पाया था एंड फर्दर इट वाजंट एबल टू एक्सप्लेन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम. ना वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन कर पाया था, ना वो आपके रदरफोर्ड मॉडल की जो एक वो थी जो आपने ऑब्जर्वेशंस थी कि द थॉमसन मॉडल वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन ऑल दोस रिजल्ट्स. अब ऐसा क्यों था, कैसा हुआ, फॉर ऑल दोस क्वेश्चंस यू हैव टू रेफर टू योर केमिस्ट्री नोटबुक. आप उसको रेफर कीजिएगा, वहां से आपको मिल जाएगा, ठीक है. बट आई एम अगेन रिपीटिंग माई सेल्फ, आप थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम को छोड़ नहीं सकते. यू हैव टू कवर, ऑल्दो दिस टॉपिक हैज नॉट बीन मेंशन्ड इन योर सिलेबस, बट एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड दिस इज द फाउंडेशन फॉर रदरफोर्ड्स मॉडल. सो आपको ये आना चाहिए, ठीक है. ऑन दैट नोट अब हम चलते हैं रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम पे. अब जब हम रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम पे चलते हैं तो आपको यहाँ पे बिफोर वी स्टार्ट विद रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम था क्या, आपको यहाँ पे एक चीज के बारे में पता होना चाहिए एंड दैट थिंग इज कि आपका अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्या था. आपका अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्या था, ठीक है. यू हैव टू हैव द नॉलेज ऑफ अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है. अब अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो था the results of this alpha scattering experiment, इनकी वजह से आपको रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम मिला था बिकॉज
द रिजल्ट्स ऑफ अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट्स वर नॉट एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। अब वो रिजल्ट्स को क्योंकि वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, तो यू नीडेड a better model of atom जो उन रिजल्ट्स को एक्सप्लेन कर पाए। एंड अब उन रिजल्ट्स को एक्सप्लेन करने के लिए फिर आपके पास आता है रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। नाउ बिफोर वी मूव ऑन टू द रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम, एक बार हम क्या करते हैं, लेट्स जस्ट मूव इन द विद अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। और यहाँ पे जो अब हम बात करने वाले हैं ऑब्जर्वेशंस एंड ये जो आपकी एक्सप्लेनेशन है, वी विल बी डीलिंग, ये जो हम इसकी बात करेंगे, हम बात करेंगे अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट की, ठीक है। नाउ सिंस अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी आपने क्लास +1 में पढ़ रखा है इन द एटॉमिक स्ट्रक्चर में, वी वोंट बी गोइंग टू डिटेल्स वही रहेंगी। अगर आपको लगता है कि आपको पढ़ने की जरूरत है, इफ यू हैव नॉट स्टडीड दिस थिंग इन ग्रेट डिटेल इन केमिस्ट्री में, तो प्लीज आई वुड सजेस्ट कि आप वहां से इसको पढ़ लें, वहां से आप इसकी ऑब्जर्वेशंस को भी देख लें एंड एक्सप्लेनेशन को भी कर लें। हम इसको भी डिस्कस भी करेंगे, बट मैं आपको यहाँ पे अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट की जो मेन चीज है वो आपको बताना चाहता हूँ। बट काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड फ्रॉम अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। देखिए, पहली चीज आपको यहाँ पे अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में ये पता होनी चाहिए कि व्हाट वाज द सेटअप क्या था अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में, ठीक है। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट आर द अल्फा पार्टिकल्स। तो एज यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन क्लास +1 फिजिक्स केमिस्ट्री में कि अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं। अल्फा पार्टिकल्स आर नथिंग बट द हीलियम न्यूक्लियस को ही आप अल्फा पार्टिकल्स बोलते हैं। रिमेंबर दिस थिंग, हीलियम न्यूक्लियस इज नोन एज द अल्फा पार्टिकल। आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि दैट हीलियम न्यूक्लियस ही आपका क्या होता है, दिस इज योर अल्फा पार्टिकल, ठीक है। और इसके पास क्या होता है, 2 प्रोटॉन्स होते हैं, it contains 2 protons plus 2 neutrons, ठीक है। दिस नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू बिकॉज इन एग्जामिनेशन बच्चों में को पता नहीं होता व्हाट इज द अल्फा पार्टिकल, ठीक है। अब हो गया आपके पास ये पहला क्वेश्चन। देखिए, मैं आई एम टेलिंग यू, आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट बिकॉज यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दोस डिटेल्स इन केमिस्ट्री। मैं यहाँ से उन टॉपिक्स को टच कर रहा हूँ जो फिजिक्स के कंटेक्स्ट में आपके लिए इंपॉर्टेंट है एंड द क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड फ्रॉम दोस टॉपिक्स, ठीक है। तो वो हम उसको कवर कर रहे हैं। अदरवाइज आपको अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पढ़ना है, वो आपने केमिस्ट्री में पढ़ रखा है, हम उस पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। नाउ लेट्स जस्ट मूव ऑन टू द टॉपिक्स जो हम बात करें। दिस इज नोन एज अल्फा पार्टिकल, ठीक है। अब प्रॉब्लम आपके पास यहाँ पे एक चीज और आ रही है, अल्फा पार्टिकल। आपने क्या किया, आपने स्टडी किया अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, बट द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन दैट व्हाट वाज द सोर्स ऑफ दिस अल्फा पार्टिकल्स। आपने जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, यू स्टडीड द अल्फा पार्टिकल्स, बट आपने अल्फा पार्टिकल्स को जनरेट कहाँ से किया। तो आपको पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट वाज द सोर्स ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स इन द अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो आपके जो अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट था, उसका जो अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट जो था, उसमें जो सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल था, अल्फा पार्टिकल का जो सोर्स था, वो सोर्स क्या था आपका, बिस्मथ का न्यूक्लियस था। दैट वाज योर बिस्मथ न्यूक्लियस, बिस्मथ 214 and 83, ओके। दिस वाज द सोर्स ऑफ योर अल्फा पार्टिकल, ठीक है। सेटअप क्या था, गो रेफर टू योर केमिस्ट्री एनसीईआरटी, वहां से आपको पता लग जाएगा ना। हम क्या करेंगे, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एक्सपेरिमेंट को स्टडी करने से पहले वी विल स्टडी व्हाट वाज द ऑब्जर्वेशन एंड व्हाट वाज द एक्सप्लेनेशन फॉर रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एक्सपेरिमेंट। तो अगर हम स्टडी करते हैं तो हमें पता है कि व्हाट वाज द ऑब्जर्वेशन, तो हमने ऑब्जर्व क्या किया था, वी ऑब्जर्व दैट, नाउ रिमेंबर दीस वर्ड्स, ओके। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल, द वर्ड इंपॉर्टेंट इज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल। वो स्ट्रेट पास करके, कैसे पास करके, स्ट्रेट, यानी कि स्ट्रेट पास करने का मतलब क्या है, दे पास विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, उसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुई। दिस वाज द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। सेकंड ऑब्जर्वेशन वाज दैट 0.14%, दैट 0.14% ऑफ द scattered alpha particles were deflected by more than 1 डिग्री। 1 डिग्री से ज्यादा डिफ्लेक्शन आपको देखने मिली थी अबाउट 0.14% के पास। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स कैसे गए थे, दे वर नॉट स्कैटर्ड, वो सीधा पास कर गए थे सिस्टम से, ठीक है। एंड थर्डली दैट 1 in 8,000, रिमेंबर दिस नंबर, 8,000 में से एक पार्टिकल ऐसा था विच वॉज डिफ्लेक्टेड बाय एन एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री के बारे में। क्लियर होगी बात, क्या चीज थी, लेट जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या इसमें बोलना चाहते हैं वो। व्हाट वाज द ऑब्जर्वेशंस ये थे कि सब, लेट जस्ट से कि इफ दिस इज योर एटम, द ऑब्जर्वेशन हियर वी हैव द न्यूक्लियस। अब देखिए, अब आपको यहाँ पे एक बात समझनी पड़ेगी, ठीक है। व्हेन वी ट्राई टू एक्सप्लेन द रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम, और अदरवाइज शुड से दैट व्हेन वी ट्राई टू एक्सप्लेन द अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है, जब भी आपको अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, आपको नहीं पता कि न्यूक्लियस कहाँ है,
न्यूक्लियस की डिस्कवरी ऑल्दो रुदरफोर्ड ने की थी एंड न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड विद द हेल्प ऑफ अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। क्योंकि रिजल्ट आपका जो न्यूक्लियस की डिस्कवरी थी दैट वाज द रिजल्ट ऑफ अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट करने से पहले आपको नहीं पता था कि न्यूक्लियस कहाँ है। आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, बिफोर यू डिड द अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट द नॉलेज ऑफ द न्यूक्लियस वाज नॉट देयर। आपको नहीं पता था न्यूक्लियस है भी कि नहीं, न्यूक्लियस नाम की टर्म आपके पास नहीं थी। द टर्म न्यूक्लियस वाज introduced by Rutherford. The discovery of nucleus was done by the Rutherford on the basis of the experiment of alpha scattering. But it's not, you cannot say that कि अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट करते हुए न्यूक्लियस हुआ था, नहीं। अल्फा न्यूक्लियस ऑब्वियसली वही था, बट द एक्सप्लेनेशन फॉर द न्यूक्लियस वाज गिवन बाय रदरफोर्ड आफ्टर द अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो ये जो एक्सपेरिमेंट की ऑब्जर्वेशंस ये कहती थी कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स जो थे वो स्ट्रेटली पास करके, ठीक है, वेरी फ्यू वर डिफ्लेक्टेड। कितने डिफ्लेक्ट किए? 0.14% वर डिफ्लेक्टेड, ठीक है, एंड 1 in 8,000 was deflected at an angle of greater than 90 degree. 1 in 8,000 was deflected at an angle of greater than 90 degree. Theta greater than 90 degree. These were the results of alpha scattering experiment. ठीक है, अब जरा समझते हैं कि अब आपको समझिए, ठीक है, दिस वाज द रिजल्ट। इसमें आप ग्राफिकली भी इस रिजल्ट को समझ सकते हैं। अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट को आप ग्राफिकली भी समझना चाहें तो यू कैन अंडरस्टैंड दैट थिंग कि if here we have the scattering angle, if here we have the scattering angle, and if here we have number of particles, and here we have number of particles, ठीक है। So when we plot the graph, number of particles scattered at theta, scattered at theta, that is, और इसको हम डिनोट कर रहे हैं बाय n थीटा से। आपको जो ग्राफ मिलेगा दैट विल बी लाइक दिस। तो इससे मतलब क्या पता लगा? इससे ये पता लग रहा है, फ्रॉम दिस ग्राफ यू कैन फाइंड दैट, यू कैन क्लियरली सी दैट इफ थीटा इज इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड आर डिक्रीजिंग। क्या मतलब है इस बात का? कि जैसे जैसे आपका थीटा डिफ्लेक्शन इज इंक्रीजिंग, मतलब जैसे जैसे आपकी डिफ्लेक्शन, जैसे इफ द डिफ्लेक्शन इज 90 है तो आपकी नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम होंगे, 110 में और भी कम होंगे। मगर इफ यू कंपेयर द नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्कैटर्ड एट एंगल ऑफ 45 डिग्री, दोज विल बी ग्रेटर देन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्कैटर्ड एट एंगल ऑफ 90 डिग्री। क्यों? बिकॉज जैसे जैसे आपका थीटा इंक्रीज कर रहा है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्कैटर्ड एट गिवन एंगल डिक्रीजेस, ठीक है। ये चीज, दिस वाज द ऑब्जर्वेशंस ऑफ रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट। अब आपको यहाँ पे एक चीज और समझनी है, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। अब ये जो डिफ्लेक्शन हो रही थी वो हो रही थी न्यूक्लियस की वजह से, ठीक है। अब यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा दैट द न्यूक्लियस was discovered by Rutherford। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी एंड यू शुड ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द न्यूक्लियस, हम एटॉमिक न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द न्यूक्लियस ऑफ एनिमल सेल और प्लांट सेल, ठीक है। पेपर में कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए रॉबर्ट ब्राउन भी लिख सकता है रिगार्डिंग द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, बट नहीं, जब फिजिक्स में बात करोगे द एटॉमिक न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड। तो आपको यहाँ पे ये चीज याद होनी चाहिए, यू शुड ऑलवेज रिमेंबर दिस रिजल्ट, ओके। ये चीज आपके पास यहाँ पे क्लियर हो गई, ठीक है। अब बात आती है कि हाउ रदरफोर्ड वाज एबल टू एक्सप्लेन दिस रिजल्ट्स, हाउ रदरफोर्ड वाज एबल टू एक्सप्लेन दिस रिजल्ट्स। अब जरा हम उनकी बात करते हैं, ठीक है। नाउ सिंस, अब आपको यहाँ समझना पड़ेगा, सिंस मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स जो थे वो क्या हुआ, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स जो थे, अब सर हम उसकी एक्सप्लेनेशन की बात करते थे। लेट्स जस्ट टॉक अबाउट द एक्सप्लेनेशन, हाउ ही वाज एबल टू एक्सप्लेन। क्या था एक्सप्लेनेशन, क्या किया? सिंस मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स जो थे वो स्ट्रेट चले गए विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, तो इससे उनको ये पता लगा, तो द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन लेड टू दैट द मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी, मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम is empty। वहां पे कोई चार्ज नहीं है, कुछ नहीं है, empty है, कोई दिक्कत नहीं है, because no deflection was observed। This was the first observation। Secondly, the second observation आपके पास ये थी कि 0.14% scattered a deflection of more than 1 degree। 1 डिग्री से ज्यादा डिफ्लेक्शन से 0.14% आपको देखने को मिलती है। What does this suggest? इससे आपको ये पता लगा, since alpha particles are being scattered, इससे आपको क्या पता लगा? Since alpha particles are being scattered, ठीक है, जब चाहे डिफ्लेक्शन 1 डिग्री की हो चाहे 110 डिग्री की हो, अल्फा पार्टिकल्स बीइंग अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल एंड सिंस दिस पार्टिकल्स आर गेटिंग डिफ्लेक्टेड, इसका मतलब ये था कि पॉजिटिव
positive charge is present inside the atom. ठीक है, एट द कोर, और इससे क्या नाम दिया था आपने? न्यूक्लियस का नाम दिया था, एंड यू नेम दिस थिंग एज न्यूक्लियस. ठीक है, एंड सिंस मोस्ट ऑफ द स्पेस इज एम्प्टी इनसाइड द एटम, इससे आपको ये पता लगा कि द न्यूक्लियस ऑक्यूपाइड वेरी लिटिल स्पेस इनसाइड द एटम एंड द रेस्ट ऑफ द स्पेस इज एम्प्टी. और समझ आ गए? दीज आर द ऑब्जर्वेशंस ऑफ योर्स. क्लियर होगी? इसी के बेसिस पे आपको दे गेव अ रिजल्ट. ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी गेट अ रिजल्ट, एंड दिस रिजल्ट सजेस्ट दैट number of particles that are scattered at an angle theta, number of particles that are scattered at an angle theta is proportional to 1 over sine raised to power 4 theta by 2. ठीक है, you should always remember this result. This question was asked in one of the examination. This is your PYQ. ये रिजल्ट आपको ये बता रहा है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्कैटर्ड एट एन एंगल थीटा. यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ कि एन थीटा का मतलब क्या है, तो आपको ये समझना पड़ेगा. एन थीटा का मतलब यहाँ पे क्या है? ठीक है, तो यहाँ समझिएगा एन थीटा. एन थीटा क्या है? दिस रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ alpha particles scattered per unit area at an angle theta. ठीक है, and that is equal to 1 over sine raised to power 4 theta, but that is the proportionality. आपको ये चीज पता होनी चाहिए. Only then you will be able to get the result. Only then you will be able to explain this graph. Okay, तो आपका यहाँ से हो जाता है अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कवर हो जाता है. एंड अगेन आई हैव मेंशन जो मेन चीजें थी मैंने आपको यहाँ पे बता दी हैं. एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू व्हाट इज द सोर्स ऑफ दिस अल्फा स्कैटरिंग. इट वाज बिस्मथ, न्यूक्लियस ऑफ बिस्मथ आपने लिया था अल्फा स्कैटरिंग के लिए, एंड अल्फा पार्टिकल्स वाज टेकन आउट फ्रॉम दिस. ठीक है, इसका सेटअप कैसा था, व्हाट वर द डिफरेंट मटेरियल्स व्हिच वर यूज्ड, और यहाँ से आपको ये पता लगता है. एंड आपको ये भी पता लगता है न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड. ये रिजल्ट्स आपको यहाँ पे पता लग गए. ठीक है, विद दिस आपका ये टॉपिक कवर होता है. नाउ वी विल बी मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक. ठीक है, जब हम बात करेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक की, ना सी द नेक्स्ट टॉपिक इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच. ठीक है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. ठीक है, तो जरा इसको बहुत ध्यान से समझिएगा. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच? नाउ सी व्हेन वी टॉक अबाउट द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, you have to be very careful. You won't be able to understand this distance of closest approach until you have the knowledge of its definition. आपको इसकी definition की knowledge होनी चाहिए. You must be remembering कि इसकी definition क्या बोलती है. Only then you will be able to explain the topic of distance of closest approach. Only then you will be able to answer the numerical problems, or you can answer the basic conceptual problems on the distance of closest approach. ठीक है, तो जरा समझते हैं what is the meaning of distance of closest approach होता क्या है. ठीक है, now see the distance of closest approach, याद रखिएगा, the distance of closest approach is the minimum distance. इसको मैं थोड़ा ठीक से लिख देता हूँ. Let me just write this thing in a better way. It is the minimum. ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को. डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच इज द मिनिमम डिस्टेंस. इट इज नथिंग बट द मिनिमम डिस्टेंस. ये वर्ड याद रखिएगा. पेपर में कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए क्या बोलेगा इन द एग्जामिनेशन? ही कैन से दैट, द एनटीए कैन से दैट द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच रेफर्स टू द मैक्सिमम डिस्टेंस. नहीं, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच इज द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम, कहां से? फ्रॉम न्यूक्लियस, which up to which the energetic alpha particle traveling directly towards the nucleus can move before coming to rest, and then retracing its path, and this is known as your distance of closest approach. इसको ये हमने यहाँ पढ़ लिया. अब इसको समझते हैं what he is trying to say. ठीक है, समझिए. Let's just try to understand वो बोलना क्या चाहता है. ठीक है, let us suppose this is the nucleus. Let us suppose this is the nucleus. हमारे पास ये nucleus हमारे पास given है. This is the nucleus which has been given to us. ठीक है, let us suppose this is the nucleus. This is our nucleus. ठीक है, so distance of closest approach आपको क्या बोलता है? Distance of closest approach आपको ये बोलता है, it अब suppose let us suppose here we have the alpha particle, and alpha particle is being
moving towards this thing, is moving towards nucleus, alpha particle is moving towards nucleus. हम ये assume कर रहे हैं। अब distance of closest approach ये बोलता है कि distance of closest approach ये बोलता है it is the minimum distance, कि वो कितना नजदीक न्यूक्लियस के आ सकता है। Let's just say this is your nucleus, ठीक है, तो वो कह रहा है just आप न्यूक्लियस से कितना नजदीक, assuming that this is your R0, ठीक है, आप न्यूक्लियस से कितना पास आ सकते हो, और ठीक है, बिफोर कमिंग न्यूक्लियस के पास आके आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने रेस्ट पे आ जाना है, एंड आफ्टर कमिंग टू रेस्ट यू विल अगेन मूव बैकवर्ड एंड यू विल रिट्रेस योर पाथ। कहने का मतलब क्या है, सपोज लेट्स जस्ट सपोज वी हैव एन अल्फा पार्टिकल, इसको समझते हैं, लेट्स जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग इन अ मच बेटर वे, ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्टेंस ऑफ क्लोज अप्रोच, लेट्स सपोज दिस इज अ न्यूक्लियस, ठीक है, एंड हियर वी हैव एन अल्फा पार्टिकल, हियर वी हैव अ अल्फा पार्टिकल, लेट्स जस्ट सपोज दिस इज योर अल्फा particle. Now, to understand this thing, we know that alpha particle has positive charge and nucleus also have a positive charge. So what does this mean? This means that this positive and positive charge will repel each other. ये दूसरों को क्या करेंगे, repel करेंगे. This is something, this is the basic understanding from the electrostatics से हमें basic understanding ले क्या है कि the like charges एक दूसरे को क्या करते हैं, वो repel करते हैं. This is something which we already know. तो अब होगा क्या? Let's just say the nucleus has this alpha particle. We give some kind of energy. हमने उसको एक energy दे दी. Let's just say we gave it some kind of energy, and due to after gaining that energy, this alpha particle starts to move towards the nucleus. This alpha particle starts to move towards the nucleus. इसने न्यूक्लियस की तरफ को मूव करना शुरू किया, एंड लेट अस सपोज इसके पास जो एनर्जी थी इस पॉइंट पे कितनी थी, k1 थी. लेट अस सपोज द एनर्जी एट दिस पॉइंट वाज k1, ठीक है. नाउ विद दिस k1 एनर्जी दिस पार्टिकल अल्फा पार्टिकल स्टार्ट्स टू मूव टुवर्ड्स द न्यूक्लियस. उसने क्या किया, अपने मूवमेंट को शुरू किया टुवर्ड्स न्यूक्लियस. नाउ सिंस alpha particle is positively charged particle and nucleus is also a positively charged particle, तो जैसे जैसे alpha particle जो होगा इसके पास जाना शुरू करेगा, as soon as this alpha particle will continue to move towards the nucleus, तो होगा क्या, जैसे जैसे न्यूक्लियस के पास पहुंचेगा इसकी एनर्जी goes on decreasing, k1 will decrease, k1 क्या करेगा, डिक्रीजेस जैसे जैसे आगे जाएगा. और एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि जहां पे इनकी दोनों की रिपल्शंस क्या होंगी, बराबर हो जाएंगी, और इस पॉइंट पे आके लेट अस से हियर वी हैव k1 becomes equal to 0. k1 की वैल्यू कितनी होगी, 0, बिकॉज एट दिस पॉइंट जितनी एनर्जी पॉजिटिव चार्ज अल्फा पार्टिकल के पास थी उतने से उसको जितना पास आ सकता था चला गया. आफ्टर दैट टाइम इट विल स्टार्ट टू रिपेल. अब ये क्या करेगा, रिपेल करना शुरू कर देगा, इस पॉइंट पे आएगा, एंड आफ्टर दैट दिस पार्टिकल विल अगेन रिट्रेस इट्स पाथ एंड विल मूव बैक टुवर्ड्स ओरिजिनल पोजीशन. ठीक है, इसको समझने का एक तरीका और भी है. ठीक है, लेट जस्ट से इसको समझने के लिए जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग इन अ डिफरेंट वे. ठीक है, जिससे आपको डिस्टेंस ऑफ क्लोज अप्रोच और समझ आएगा. लेट अस सपोज दिस पॉजिटिव चार्ज अल्फा पार्टिकल हैव एन एनर्जी ऑफ लेट जस्ट से 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. This have an energy of 5 mega electron volt, and you gave this is the energy which is present in the, this is the hypothetical situation I'm talking about. ठीक है, यहाँ पे आपके पास कितनी एनर्जी है, न्यूक्लियस के पास एनर्जी कितनी है, 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी है, and here we have energy of let's just say 4 mega electron volt. ठीक है, now this when this alpha particle gets an energy of 4 mega electron volt, it will start moving towards the nucleus. ठीक है, और जो न्यूक्लियस होगा it will repel. वो क्या करेगा, इस न्यूक्लियस को रिपेल करना शुरू, अल्फा पार्टिकल को रिपेल करेगा. क्यों, बिकॉज लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं दूसरे को. अब जब तक इसके पास 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी है इट विल कंटिन्यू टू मूव टुवर्ड्स द न्यूक्लियस. और लेट्स जस्ट सपोज करो ये वो पॉइंट है जहां पे 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी बिकम्स 0. 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ से 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इधर को, 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को, तो नेट यहाँ पे 0 हो जाएगा. तो दिस इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच. अब क्योंकि उसको रिपेल करना है तो इट विल अगेन गेट रिपेल्ड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. ठीक है, सो आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी. बट इज द मीनिंग ऑफ डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच. ठीक है, नाउ दिस इज नोन एज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, एंड अगेन आई एम मेंशनिंग दिस थिंग, इट इज द डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस. ठीक है, एंड आफ्टर दैट इट रिट्रेसेस द पाथ, ओरिजिनल पाथ. अब यहाँ पे आपको एक बात समझनी पड़ेगी, when we talk about the distance of closest approach, we only talk about the positively charged particles. We are dealing with positively charged particles because nucleus are positive. हम distance of closest approach की बात इलेक्ट्रॉन के केस में नहीं कर सकते.
We cannot talk about the distance of closest approach in case of a neutron. We only talk about the distance of closest approach in case of a positively charged particle. And why is this the case? Because it is a minimum distance after which it will again repel, it will get repelled and it will reduce its path. अगर आप इलेक्ट्रॉन की बात करोगे, it will simply get attracted towards the nucleus. वो न्यूक्लियस की तरफ को भागता चला जाएगा, वो रुकेगा नहीं. ठीक है, तो ये चीज आपके पास यहाँ पे समझ आती है. यहाँ पे आपको ये बोल सकता है, he can simply ask you one more question कि what is the how does the kinetic energy get varies when alpha particle moves towards the nucleus. तो kinetic energy किस तरह से वेरी करती है? kinetic energy initially goes on decreasing, becoming zero. ठीक है, एंड आफ्टर इट बिकम्स जीरो इट अगेन गोज ऑन इंक्रीजिंग बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन. अब वो वहां पे गया, जीरो हुई, उसके बाद क्या करेगा, वो वापस इंक्रीजिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन. दिस इज हाउ द काइनेटिक एनर्जी वेरीज. ठीक है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट, व्हेन वी वांट टू कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, जब हमें डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच को कैलकुलेट करना होता है, वी हैव टू मेक सर्टेन assumptions. विदाउट assumptions हम डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच को नहीं निकाल सकते. वी हैव टू मेक सर्टेन assumptions. एंड व्हाट आर दोस assumptions? आपके assumptions ये होती हैं, प्लीज रिमेंबर दिस, दीज आर द assumptions. योर assumptions आर दैट द एटॉमिक न्यूक्लियस इज सो हैवी, we assume that atomic nucleus is very heavy. ठीक है, so that the motion during the impact is disregarded. And now let's just move on to the topic of in order to understand this point, let's just move on to the topic of work energy power, जहां हमने collisions पढ़े थे. And when we studied the collisions, आपको एक बात को ध्यान रखना पड़ेगा, for collision to occur the immediate contact between the material or particles is not required. ये बात मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि पार्टिकल्स का कांटेक्ट में आना जरूरी नहीं है फॉर कोलिजन टू अकर. आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ वंस अगेन. फॉर कोलिजन टू अकर द इमीडिएट कांटेक्ट विद द पार्टिकल्स इज नॉट नेसेसरी. इस केस में जब हम अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वी आर हैविंग अ कोलिजन, बट आप एक्चुअली उसका कांटेक्ट में नहीं आ रहे. द अल्फा पार्टिकल एंड न्यूक्लियस आर नॉट कमिंग इन कांटेक्ट, उनमें कोलिशन हो रहा है. दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ कोलिशन. ठीक है, तो हम क्या एज्यूम करते हैं कि हम ये एज्यूम करते हैं कि न्यूक्लियस इतना हैवी है कि ड्यूरिंग द कोलिशन न्यूक्लियस पे कोई फर्क नहीं पड़ता. दिस इज द फर्स्ट assumption. सेकंड assumption इज both of these nucleus and alpha particles are taken as point charges. हम इनको we consider them as point charges. ठीक है, पॉइंट चार्जेस का हम मानते हैं. एंड फाइनली वी एज्यूम दैट द कोलिशन इज इलास्टिक. फाइनली वी एज्यूम दैट द कोलिशन कैसा है, द कोलिशन इज इलास्टिक. हम ये एज्यूम करके चलते हैं. ठीक है, सो व्हेन वी कैलकुलेट दिस रिजल्ट्स, ठीक है, तो आपके पास जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आती है, उसका जो फॉर्मूला निकल के आता है, दैट कम्स आउट टू बी आर नॉट ZE 2E over 4 pi epsilon naught into half mv square, which can also be written as 2ZE square over 4 pi epsilon naught into kinetic energy. ठीक है, दिस इज द रिजल्ट फॉर डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, जो आपको याद रखना है. ठीक है, विदाउट दिस आप इन चीजों को कवर नहीं कर पाएंगे. एंड आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ वंस अगेन दैट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. ठीक है, क्वेश्चंस वर आस्क्ड फ्रॉम दिस टॉप कॉन्सेप्ट इन द प्रीवियस एग्जामिनेशन, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग दैट दिस ईयर द क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम दिस थिंग, फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच. तो आपको समझिएगा. ठीक है, बिकॉज एवरी काइंड ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फ्रॉम, इवन कंसेप्चुअल क्वेश्चन, असर्शन एंड रीजन, मैथ्स कॉलम्स और बेसिक न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फ्रॉम डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच. तो आपको इसको बहुत अच्छे से करना पड़ेगा. ठीक है, सो विद दिस आपका डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कवर होता है. नाउ लेट्स जस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक. द नेम ऑफ द नेक्स्ट टॉपिक जो भी हम करने वाले हैं, दैट इज द इंपैक्ट पैरामीटर. अब हम डील करने वाले हैं इंपैक्ट पैरामीटर से. ठीक है, अगेन इंपैक्ट पैरामीटर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ठीक है, इंपैक्ट पैरामीटर समझने के लिए यू हैव टू हैव द वेरी गुड नॉलेज ऑफ इट्स डेफिनेशन. आपको डेफिनेशंस की टिप्स पे होनी चाहिए. ठीक है, नाउ लेट्स जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इस डेफिनेशन में बोलता क्या है. समझिएगा, इंपैक्ट पैरामीटर इज डिफाइंड एज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस. पहली चीज आपको यहाँ पे समझनी है, इंपैक्ट पैरामीटर इज द परपेंडिकुलर. इट इज नॉट द पैरेलल डिस्टेंस, इट इज नॉट द डायगोनल डिस्टेंस, इट इज नॉट an inclined distance, it is the perpendicular distance. Perpendicular distance है, मगर किसका? It is the perpendicular distance of initial velocity vector. Remember these words. It is the perpendicular distance. Impact parameter अपने आप में क्या है? एक distance है. Impact parameter क्या है? एक distance है.
कैसा डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है किसका, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर का, किसके इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर का, ऑफ अल्फा पार्टिकल, और कहां से, फ्रॉम द सेंट्रल लाइन ऑफ द न्यूक्लियस, कहां से, सेंट्रल लाइन ऑफ द न्यूक्लियस, when the particle is far away from the nucleus of the atom, and it is the impact parameter that determines the trajectory of the particle passing through the gold foil. Let's just try to understand. इस definition को हम समझते हैं on the basis of a diagram. ठीक है, so in order to understand the concept of impact parameter on the basis of diagram, let's just say here we have a nucleus. Let's just say this is our nucleus. Here we have a positive charge. ठीक है, this is the positive charge. ठीक है, अब आपको समझना पड़ेगा what is the definition, impact parameter होता है क्या, because in the examination most student को पता नहीं होता impact parameter है क्या, और if अगर उन्हें पता नहीं है that is why they get this question wrong in the examination. ठीक है, तो जरा समझते हैं impact parameter होता क्या है. So let's just say this is the nucleus and this is the central line. By central line we mean the line which is passing through the imaginary line which is passing through the center of the nucleus. This is your central line. This is our central line. Again I am repeating myself. This is the imaginary line which is passing through the center of the nucleus. ठीक है, ये है आपकी central line. ठीक है, आप समझिएगा डेफिनेशन क्या बोलती है. इम्पैक्ट पैरामीटर इज डिफाइंड एज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अल्फा पार्टिकल फ्रॉम द सेंट्रल लाइन ऑफ द न्यूक्लियस. इट इज नथिंग बट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसका, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर का, assuming that alpha particle is moving across this direction. This is the direction of your movement of alpha particle. ठीक है, so it is defined as the perpendicular distance. This is the perpendicular distance. ठीक है, denoted by B. Again मैं रिपीट कर रहा हूं अपने आप को. It is defined as a अल्फा पार्टिकल क्या है, ये है इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर. इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर किसका, ऑफ अल्फा पार्टिकल. इट इज द इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द अल्फा पार्टिकल. मैं एक बार फिर से इसको अच्छे से लिख देता हूं आपके लिए प्लीज. ओके, सो दिस इज योर बी. बी इज योर इम्पैक्ट पैरामीटर. ठीक है, इट इज डिफाइंड एज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर. वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अल्फा पार्टिकल, ये आपका क्या है, वेलोसिटी वेक्टर ऑफ इनिशियल अल्फा पार्टिकल. ठीक है, और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस किससे, सेंट्रल लाइन से. दिस इज द वेलोसिटी इम्पैक्ट पैरामीटर. अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, इट इज द क्या है ये आपका, इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस. इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसका, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर का, कहां से, from the central line of the nucleus. Central line is the imaginary line passing through the center of the nucleus. इसका perpendicular distance from the central line of the nucleus, this is known as your impact parameter, and it is the impact parameter which decides the, अगर ये जो dotted lines हैं, this dotted line represents the किस path को उसको follow करना चाहिए था, and this is your actual path. This is your actual path of alpha particle. ठीक है, and this is the angle theta. कितने से वो डिफ्लेक्ट किया. ठीक है, सो दिस इज नोन एज योर इम्पैक्ट पैरामीटर. आई होप आपको ये डेफिनेशन समझ आई होगी. ठीक है, नाउ लेट्स जस्ट ट्राई टू एनालाइज दीस रिजल्ट्स. ओके, अब जरा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं. हाउ डज द इम्पैक्ट पैरामीटर डिसाइड्स द ट्रैजेक्टरी ऑफ द पार्टिकल. अब आपको यहाँ पे एक चीज को समझना पड़ेगा. वी नो दैट F is proportional to 1 over distance whole square. This is the Coulomb's law of attraction. हमें पता है. ठीक है, अब आपको यहाँ पे दो तीन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट फॉर द केसेस ऑफ इम्पैक्ट पैरामीटर. ठीक है, अब आपको समझिए फॉर लार्ज इम्पैक्ट पैरामीटर्स, जरा से यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं. फॉर लार्ज इम्पैक्ट पैरामीटर्स. ठीक है, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लार्ज इम्पैक्ट पैरामीटर्स. लार्ज इम्पैक्ट पैरामीटर्स का मतलब ये है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर फ्रॉम द सेंट्रल लाइन इज मोर, मतलब आप सेंट्रल लाइन से दूरी पे हो. ठीक है, इफ फॉर लार्ज इम्पैक्ट पैरामीटर्स, अब आपको यहाँ पे समझते हैं, एफ इज लो, फोर्स एक्सपीरियंस इज लो,
और वी कैन से दैट एफ इज वीक। लो कहने से बजाय यहाँ पे इसको वीक कहना इजी रहेगा। एफ इज वीक। अब वीक क्यों है? एफ इज वीक बिकॉज ऑफ दिस रिलेशन, एफ इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है। नाउ व्हेन एफ इज वीक दिस इंप्लाइज दैट, इसका मतलब क्या है कि आप सेंटर से बहुत दूर हो, आप न्यूक्लियस से बहुत दूर हो। इसका मतलब ये होगा कि डिफ्लेक्शन क्या होगी, वो कम होगी। दिस इंप्लाइज दैट अल्फा पार्टिकल will be deflected at smaller angle. Let's just try to understand this result. Let's just say this is your nucleus. This is your nucleus, and here we have the central line. ठीक है, and let's just say here we have the impact parameter. Here we let's just try to understand two. Here we have alpha 1 particle which is impact parameter b1, and here we have alpha 2 with impact parameter b2. ठीक है। now see b1 is greater than b2, impact parameter b1 is greater than b2। इसका मतलब क्या हुआ कि f1 will be less than f2, क्योंकि from this relation f is proportional to 1 by d square। इसका मतलब ये हुआ कि force experienced, this implies that alpha 2 will experience more force। अब अगर वो ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा, वो न्यूक्लियस के पास है, यानी कि उसकी डिफ्लेक्शन ज्यादा होगी। डिफ्लेक्शन क्या होगी, ज्यादा होगी। जैसे दिस इज थीटा 2 एंड फॉर दिस केस लेट्स जस्ट से दिस इज योर थीटा 1, सो दिस विल इंप्लाइज दैट थीटा 1 विल बी लेस देन थीटा 2। डिफ्लेक्शन कम होगी बिकॉज रिपल्शन कम होगी, रिपल्शन कम होगी, डिफ्लेक्शन कम होगी। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई। the more closer you are towards the nucleus, आप न्यूक्लियस के जितना पास हो, the more closer you are to the nucleus, more will be the deflection। further you are, जितना दूर रहोगे आप, as far away as न्यूक्लियस से आप जितना दूर रहोगे उतनी कम डिफ्लेक्शन होगी, बिकॉज रिपल्शन विल बी लेस। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पे क्लियर होगी। ठीक है, एंड लेट अस ट्राई वन मोर थिंग। इन केस ऑफ हेड ऑन कोलिशन, इन केस ऑफ हेड ऑन collision, so what is the meaning of head on collision? By head on collision we mean that if this is your positive charge and here we have the alpha particle and here let's just say this is your central line। ठीक है, by head on collision we mean that b tends to 0, that means alpha particle is lying almost on the central line, the velocity vector of alpha particle is almost along the central line। So this will mean that by head on collision we mean that b tends to 0। याद रखिएगा, this is something which you should remember। This means that b tends to 0। This implies that theta will be nearly equal to, scattering will be nearly equal to 180 degree। इस बात का मतलब क्या है, this will mean that it will be rebounded along the same direction, on the opposite direction, just like a ball। ठीक है, it will retrace its path, it will retrace its path। ठीक है, आई होप इतनी सी बातें आपके लिए क्लियर होगी। नाउ लेट्स जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द फॉर्मूला। अब ऑन द बेसिस ऑफ कैलकुलेशंस तो आप क्या करते हो, यू calculate a formula and the formula for impact parameter comes out to be b is equal to 1 over 4 pi epsilon naught into z e square cot theta by 2 over e, which is equal to 1 by 4 pi epsilon naught into z e square cot theta by 2 over half mv square। ठीक है, this is the result। तो ये भी आपको पता होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, this is your formula for impact parameter। This is the formula for impact parameter। Now let's just try to analyze this result। हम जरा सा इस रिजल्ट को एनालाइज करते हैं। ठीक है, तो इफ यू ट्राई टू एनालाइज दिस रिजल्ट, समझते हैं इस चीज को। ठीक है, ना फ्रॉम दिस रिजल्ट आपको यहां से ये चीजें पता होनी चाहिए। क्या पता लग रहा है आपको यहां से? यहां से आपको ये पता लग रहा है, इफ
B is large. B is large. If B is large, this implies that if impact parameter is more, this implies that cot theta by 2 is large. Cot theta by 2 is large. This analysis cot theta by 2 is large. अब आपको पता लग रहा है ना यहाँ से, if B is more, from this equation we find that, इस equation को जरा हम ध्यान से देखते हैं. If B is more, if value of B is more, this means that cot theta by 2 is more. Cot theta by 2 की वैल्यू ज्यादा है, and this means that, इसका मतलब क्या हुआ? This means that theta is less. ऐसा क्यों होता है? Because for this you need to look at the trigonometric table. Cot की वैल्यूज को देखिएगा. Cot की वैल्यू, if we notice the values of cot, तब हमें पता लगता है कि cot की वैल्यू ज्यादा कहाँ होती है, कम कहाँ है. If cot 90 is greater or cot 0 is greater, तो ये होमवर्क मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, आपको वहां पे पता होना चाहिए. Only then you will be able to understand this result. Okay. And if impact parameter is large, इसका मतलब क्या है? Theta is less. This implies that, इस बात का मतलब क्या है? Theta is small, deflection is less. This means that, this implies that alpha particle is passing far away from the nucleus, far away from the nucleus. This is the first result जो आपके पास पता लगा. ठीक है. सेकेंड आपको क्या पता लगता है? सेकेंड यहां से आपको ये पता लगता है, if B is equal to 0, if B is equal to 0, this implies that cot theta by 2 will be equal to 0. This means that theta will be equal to 180 degree. This implies that, इसका मतलब क्या है? Alpha particle will retrace its path. Alpha particle will retrace its path. Okay, clear होगी बात? उसी तरह से we can also get one more result. क्या? If kinetic energy is more, if kinetic energy is more, if kinetic energy is large, this means that B will be less. Equations आपको दिख रहा है, ठीक है? B will be less. So these results, these are something which आपको पता होनी चाहिए. These are the results which are very important for you. Okay, तो ये चीजें आई होप आपको इम्पैक्ट पैरामीटर अच्छे से समझ में आया होगा. ठीक है. Now let's just move on to the next topic. इसके बाद आपके पास है Rutherford's model of atom. After this we have the Rutherford's model of atom. Rutherford, whatever the postulates of Rutherford's model of atom, all those postulates are same. आप उनको उनसे कवर कर सकते. You can study all those postulates from your class 11th chemistry notebook. तो उसमें अब हम जाएंगे नहीं, Rutherford model के उस पे कॉन्सेप्ट्स पे आप नहीं जाएंगे. ठीक है. Now we gonna move to the topic of electronic orbits. ठीक है. यहीं पे हम लेट्स जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिट्स. ठीक है. बिकॉज रदरफोर्ड के जो मॉडल के जो पॉस्टुलेट्स थे कि कैसे वो घूमते हैं, कैसे वो क्या चीजें करते हैं, वो चीजें हम करेंगे. ठीक है. एंड आफ्टर दैट, उसके बाद हम इसकी लिमिटेशंस पढ़ेंगे एटॉमिक स्पेक्ट्रा पढ़ने के बाद. ठीक है. तो व्हाट आर द पॉस्टुलेट्स ऑफ दिस रदरफोर्ड्स मॉडल? आई वुड सजेस्ट यू कि आप उनको वहां से करें. तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पॉस्टुलेट्स ऑफ Rutherford's model. Refer to reference book. Refer to reference book. वहां से you have to simply remember the postulates. वो वहां से आप कर लेंगे. ठीक है. Now postulates के basis पे you define the electronic orbits. You define the electronic orbits. ठीक है. And in this electronic orbits, they have the kinetic energy. Kinetic energy. And kinetic energy is equal to, कितनी होती है kinetic energy? Which is equal to K, which is equal to E square over 8 pi epsilon naught of R. Potential energy, that is equal to U, is equal to
नेगेटिव ऑफ ई स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, ठीक है, एंड टोटल एनर्जी, let's just say that is equal to E, which will be equal to K plus U, that is equal to negative of E square over 8 pi epsilon naught R, ठीक है. So these are the results जो आपको पता होने चाहिए. What is the kinetic energy, what is potential energy, and what is the formula for total energy. And from on the basis of these formulas आपको यहाँ पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट आपको देखने को मिलता है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी, ठीक है. यू गेट वन मोर रिजल्ट, काइनेटिक एनर्जी 2 times of kinetic energy is equal to negative of potential energy. ये भी आपको रिजल्ट देखने को मिलता है. एंड फर्दर यू गेट वन मोर रिजल्ट, दैट इज टोटल एनर्जी इज इक्वल टू 2 times of potential energy. Total energy is equal to 2 times of potential energy. So these are the results which you should always remember. These results are very helpful in solving your numerical problems, ठीक है. So इनको आपको याद करना ही पड़ेगा. These are the some of the results जो आपको करने ही पड़ेंगे, ठीक है. Now let's just move on to the atomic spectra. Atomic spectra, these we have already discussed these things and again in chemistry. तो इसमें हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे. We will simply deal with the definitions कि what are the atomic spectra, क्या होते हैं. So there are 2 types of spectra, that is emission spectra and absorption spectra. So when we talk about the line emission spectra, तो हम क्या कहते हैं when we talk about the line emission spectra? So it is we observe this when an atomic gas or vapor at low pressure, याद रखिएगा word important, at lower pressure is excited usually by passing an electric current through the gas or vapor and it emits radiation of creation of specific wavelengths only, ठीक है. एंड दिस इज नोन एज योर एमिशन स्पेक्ट्रा. तो बेसिकली कुछ नहीं है, एटॉमिक स्पेक्ट्रा में जो एमिशन स्पेक्ट्रा वो क्या कहता है कि जब भी मैं किसी गैस को when I take a gas at lower pressure and when I supply some kind of heat to it, जब मैंने उसको क्या किया, कुछ हीट सप्लाई किया by supplying the electric current, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, they move on to the higher energy levels. And when they move on to the higher energy levels, they emit certain light of certain wavelength, and this is known as your emission wavelength, ठीक है. Similarly, absorption spectra आपको क्या बोलता है कि when a light is passed through the same gas or vapor, we observed a bright background crossed by the few dark lines signifying the missing wavelength. क्या कहने का मतलब है, suppose let's just say we have a gas at lower pressure and electric current is passed through it and electric current उसमें से, और मैंने क्या किया, उसमें से मैंने क्या किया, from that gas molecules मैंने वहाँ से white light को pass किया. So what will happen, from that white light those gas molecules will absorb certain wavelengths, क्योंकि लाइट जो है, व्हाइट लाइट जो 7 डिफरेंट वेवलेंथ से बनी हुई है, जस्ट विबग्योर जिसको आप बोलते हो, ठीक है, उसका डिफरेंट वेवलेंथ्स है, ठीक है. तो क्या करेगा, जो पार्टिकल्स होंगे दैट विल absorb certain wavelengths from that white light, उसकी वजह से क्या होगा, वहां पे मिसिंग वेवलेंथ्स आपको मिलेंगी, एंड दोज आर नोन एज योर लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, ठीक है. एंड हियर वी हैव द प्रेजेंस ऑफ एमिशन एंड these lines are observed at the lines where these lines are observed at those point where we have the emission spectra, ठीक है. इस चीज को आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है. आप इसमें डिटेल्स में नहीं जा रहे, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस इन केमिस्ट्री, तो आप वहां से इसको कवर कर सकते हैं, ठीक है. तो स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ हाइड्रोजन की अगर हम बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट द स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ हाइड्रोजन, स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ हाइड्रोजन, तो वी ऑलरेडी नो दैट कितनी लाइंस होती हैं. वी हैव द बाल्मर लाइन, ठीक है. एंड हाउ वी गेट द बाल्मर लाइन, ठीक है. फॉर बाल्मर लाइन हमें फॉर्मूला पता है, 1 over lambda is equal to r 1 over 2 square over 1 over n square, ठीक है. वी हैव लेमन लाइन, लेमन सीरीज क्या होती है, 1 by lambda is equal to r 1 over 1 square minus 1 over n square. n refers to the higher wavelengths, okay, higher orbits की हम बात करते हैं, ठीक है.
ठीक है, एंड दिस लेमन सीरीज इज ऑब्जर्व्ड इन योर अल्ट्रावायलेट रीजन. Balmer series is observed in your visible region. Question can be asked in the examination कि which of the following line is observed in the visible spectrum. ठीक है. Then we have Paschen series. Paschen series we have 1 by lambda is equal to r 1 over 3 square minus 1 over n square. This is also observed in infrared region. Then we have bracket series. Bracket series 1 by lambda is equal to r 1 over 4 square minus 1 over n square. This is also observed in your IR region. Finally, we have one series. We have 1 by lambda is equal to r 1 by 5 square minus 1 by n square, which is equal to also observed in IR region. ठीक है. Now when we deal with all these spectral lines, when we deal about all these spectral lines, तो आपको यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है. When he says about the, let's just say if he says about the limit of Balmer series, ठीक है, when he talks about the limit of particular series, let's just say when we talk about the limit of a series, then put n is equal to infinity. For example, if we have to calculate the limit of this Balmer series, so what we will do, we will put n is equal to infinity, and in this case the limit 1 by lambda will become r 1 over 2 square minus 1 by infinity square, and this will give you the value of lambda as 364.6 nanometers. Okay, so आपको इस चीज का ध्यान रखना है. And I'm repeating myself when he talks about the limit. If let's just say if he says that the limit of a Paschen series is, let's just say, lambda 1. So what does this mean? This means that the value of n in Paschen series, this value of n in that case is equal to infinity. ठीक है, this is something which you should always remember. And r refers to your Rydberg's constant. R is nothing but the Rydberg's constant. Then r is equal to 1.097 cross 10 raised to power 7 per meter, and this is your Rydberg constant. ठीक है. I'm not dealing with all these topics in detail because, as I've already mentioned, majority of this chapter has already been covered in your class 11th chemistry. ठीक है. चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं. ठीक है. Now from here we can move on to the limitations. What are the limitations of Rutherford's model? Rutherford's model. Okay, so this is a very important topic. Okay, this is a very important topic, so please make sure you remember, you learn this topic very carefully. Okay, so what were the limitations of Rutherford's model? हमने पढ़ रखी हैं. We have already discussed all these topics in again in class 11th chemistry. तब भी मैं इसको बता देता हूँ. I'm not going to be writing this thing. हम आपको यहाँ पे सिर्फ बात करेंगे. ठीक है. So first and foremost thing जो आपको यहाँ पे समझनी पड़ेगी, Rutherford's model of atom, you need to understand this thing. Rutherford's model of atom was based on the results of classical physics. ठीक है, आपको ये समझना पड़ेगा. Rutherford's model of atom was based on the principle of classical electromagnetic theory. This was based on the classical electromagnetic theory. So आपको ये समझना पड़ेगा क्या था, क्या बोलता था. In the Rutherford's model of atom, you need to understand this thing. In Rutherford's model of an atom, electron is revolving around the nucleus and it is continuously experiencing a centripetal force. आपको क्या कह रहा है इसमें, क्या था कि if let's just say if this is the nucleus, then according to the Rutherford's model, electron is continuously moving around this nucleus.
ठीक है, एंड दिस इलेक्ट्रॉन इज कॉन्टिन्यूसली एक्सपीरियंसिंग अ सेंट्रीपिटल फोर्स। अब क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी आपको क्या बोलती है? अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, व्हेन एवर अ चार्ज पार्टिकल, ठीक है, इस चीज के लिए आप अपने नोट्स को रेफर कर सकते हैं, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि होता क्या है, ठीक है। नाउ सिंस चार्ज पार्टिकल इज मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस, नाउ अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, व्हेन एवर अ चार्ज पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, इट एक्सपीरियंसेस अ सेंट्रीपिटल फोर्स। वो क्या करता है? सेंट्रीपिटल फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। चार्ज पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल, कुछ भी पार्टिकल अगर वो सर्कुलर मोशन में मूव करता है, इट्स नेचुरल दैट इट विल बी हैविंग अ सेंट्रीपिटल फोर्स। अब आपको ये बात समझना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, since the particle is moving cross charge particle is moving in a circular motion around a nucleus, it must radiate some kind of energy। उसको क्या करना पड़ेगा? एनर्जी को रेडिएट करना पड़ेगा। and since it is radiating some kind of energy, over the period of time its energy will go on decreasing and eventually it will start to follow it will start to follow this kind of path, and it will eventually fall into the nucleus, and it will eventually fall in the nucleus। ठीक है, it will follow this kind of path because it is continuously reducing energy and it will eventually fall into the nucleus। So आपने क्या था, आप उसकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, यू आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी। फर्दर आपको यहाँ पे एक चीज आपको और समझनी पड़ेगी, व्हाट वाज द प्रॉब्लम? इट वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी, इट वाज नॉट एबल टू explain the stability of atom। ठीक है, सेकेंडली इसमें एक चीज आपको और समझनी पड़ेगी, इसमें एक प्रॉब्लम और थी। नाउ सिंस इट इज कॉन्टिन्यूसली एमिटिंग सम काइंड ऑफ रेडिएशन, इट इज continuously emitting some kind of radiation, the spectrum must be continuous। According to this theory, spectrum of atom must be continuous। क्या मतलब है इस बात का? कॉन्टिन्यूस होने का मतलब ये है दैट इट शुड रेडिएट एवरी पॉसिबल वेवलेंथ ऑफ लाइट, उसको हर पॉसिबल वेवलेंथ ऑफ लाइट को एमिट करना है। बट दिस वाज नॉट द केस, क्योंकि जब आप हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा को समझते हो, आपको कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा नहीं मिलता, यू फाइंड अ डिस्क्रीट स्पेक्ट्रा, आपको एक पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट मिलती है, डोंट गेट एवरी पॉसिबल वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो ये उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, विच इज नॉट द केस, विच इज not the case। So these two were the major problems with the Rutherford's model of atom। These were the major problems with the Rutherford's model of atom। Now in order to solve these problems of the Rutherford's model of atom, then came the Bohr's model of atom। इनकी रदरफोर्ड मॉडल को एक्सप्लेन करने के लिए, प्रॉब्लम टू इन ऑर्डर टू ओवरकम द प्रॉब्लम्स दैट वर रिलेटेड टू द रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम, वी केम विद द बोहर्स model of atom, Bohr's model of hydrogen atom। Now again, you have already studied about the Bohr's model of hydrogen atom, so we will be dealing with the main postulates। Again I'm repeating myself, मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ, refer to your reference book, refer to your reference book। ठीक है, फॉर द postulates रेफर टू देयर रेफरेंस बुक। हम यहाँ पे डील करेंगे विद द मेन postulates, वी विल बी डीलिंग विद द मेन postulates। ठीक है, तो मेन postulates इसके ये थे कि एवरी एटम जो है, ठीक है, व्हाट वर द मेन postulates? मेन postulates ये थे कि inside an atom we have the nucleus, ठीक है, and in all the electrons, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, all electrons revolve around this nucleus in certain well defined circular orbits। ठीक है, वो क्या करते हैं, इन सर्कुलर ऑर्बिट्स में इसके अराउंड मूव करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, एंड द सेंट्रीपिटल फोर्स, दिस वाज द फर्स्ट पोस्टुलेट। ठीक है, द सेंट्रीपिटल फोर्स, the centripetal force is provided by
कौन प्रोवाइड करता है सेंट्रीपिटल फोर्स? द सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक forces of attraction. This was the first postulate. Again I'm repeating myself. Electrons nucleus के चारों तरफ घूमेंगे in a circular orbits, and for those electrons to move in a circular orbit the centripetal force is provided by the electrostatic forces of attraction, meaning that mv square over r will be equal to k z e square over r square. ठीक है, so this condition was satisfied. This was the first question. Second situation, second postulate जो था, this which was one of the most important postulate. अब आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा. According to the Bohr, according to Bohr, electron can revolve only in in certain discrete non-radiating orbits, called stationary orbits, where mvr will be equal to nh over 2 pi, where mvr will be equal to nh over 2 pi, or we say that angular momentum will be equal to mvr is equal to nh over 2 pi. मतलब क्या है? दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर. उसने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन्स घूमेंगे तो जरूर, बट इट डजंट मीन कि इलेक्ट्रॉन हर ऑर्बिट में घूमेगा, हर सर्कुलर पाथ को फॉलो करेगा. नहीं, इलेक्ट्रॉन विल रिवॉल्व ओनली इन सर्टेन डिस्क्रीट नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट. इलेक्ट्रॉन विल रोटेट ओनली इन सर्टेन डिस्क्रीट नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट्स विच आर नोन एज स्टेशनरी ऑर्बिट्स. और उन स्टेशनरी ऑर्बिट्स में योर एंगुलर मोमेंटम विल बी अ इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ h over 2 pi. उसको एंगुलर मोमेंटम को क्या होना है, एंगुलर मोमेंटम को क्या होना है, इंटेग्रल मल्टीपल होना है nh over 2 pi का, where L is equal to एंगुलर मोमेंटम. ठीक है, एंड फाइनली you must remember this thing, energy is released or absorbed, emission or absorption spectra will take place only when electrons will jump from one orbit to another, meaning that h nu will be equal to E2 minus E1, meaning that energy will be released only when कब एनर्जी रिलीज होगी, जब आपके इलेक्ट्रॉन्स एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट पे मूव करेंगे. ठीक है, नाउ लेट मी जस्ट गिव यू वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट, लेट्स जस्ट से व्हाट इज द वर्ड आई एम लुकिंग, व्हाट इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट द बोहर्स मॉडल. ठीक है, बोहर्स मॉडल वाज नॉट बेस्ड अपॉन द क्वांटाइजेशन. ठीक है, क्वांटम थ्योरी पे बेस्ड नहीं था, बट जाने अनजाने में बोहर्स ने क्वांटाइजेशन कंडीशन दे दी. ठीक है, क्वांटम थ्योरी जो थी, क्वांटम जो बोहर्स मॉडल था, बोहर्स मॉडल वाज नॉट बेस्ड ऑन द क्वांटम थ्योरी. ठीक है, बट जाने अनजाने में उसने क्वांटाइजेशन की बात कर दी. एंड दैट व्हाट इज द क्वांटाइजेशन? बोहर्स थ्योरी एस्टैब्लिश्ड द क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. सो एग्जामिनेशन में हमसे पूछा जा सकता है व्हिच अमंग द फॉलोइंग थ्योरीज एस्टैब्लिश्ड द क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. तो किसने किया था? बोहर्स थ्योरी एस्टैब्लिश्ड द क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, मीनिंग दैट एंगुलर मोमेंटम इज an integral multiple of h over 2 pi. तो यहां लिख देता हूं, दिस इज द क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, quantization of angular momentum, and this is how he was able to explain the Bohr's drawbacks of Bohr's theory. ठीक है, now जैसे हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल रिजल्ट्स को हम यहाँ पे याद कर लेंगे. ठीक है, the first result is radii of Bohr's stationary orbit. Just a minute. ठीक है, आज के लिए इतना काफी है. हम इसके जो फॉर्मूलाज हैं आपको हम कल कवर करेंगे. ठीक है, बिकॉज द फॉर्मूलाज आर मोर, उसको
उसको करने में टाइम लगता है, तो उसको समझाना भी ज़रूरी होता है। वी हैव टू डील विद द पोस्टुलेट्स, किस तरह से उसको डील करना है। सो आज के लिए इतना काफ़ी है। वी विल डीलिंग विद द फॉर्मूलाज एंड origin of spectral lines along with the energy level diagrams. We will be dealing with all those concepts in tomorrow's lecture. हो सकता है वो लेक्चर कल का छोटा हो, बट स्टिल दिस इज अ स्टार्ट। काफ़ी टाइम के बाद हमने शुरू किया। सो आई होप यू हैव लाइक दिस लेक्चर। कल थोड़ा टाइम लगेगा, कल भी चैप्टर खत्म हो जाएगा। कल दिस चैप्टर विल बी वाइंडेड अप इन tomorrow's lecture. I hope you have liked this lecture. On that note, I wish you all the best. नीट का एग्ज़ाम आने वाला है, ठीक है। इन चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा एंड वी विल बी कंप्लीटिंग दिस चैप्टर इन द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। सो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच, एंड आई रियली अपोलोजाइज फॉर द दिस delay in uploading the videos. As I've already mentioned, I wasn't feeling well, ठीक है। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, काफ़ी टाइम से बीमार चल रहा हूँ। it has been always it has been like 2 months, ठीक है। 2 महीने से काफ़ी बीमार चल रहा हूँ मैं। सो आज टाइम मिला तो आई हैव अपलोडेड द वीडियो एंड नाउ द वीडियोस विल बी अपलोडेड ऑन रेगुलर बेसिस, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। दिस इज द पार्ट 1 ऑफ दिस एटम्स एंड टुमारो दिस चैप्टर विल बी कंप्लीटेड, ठीक है। थैंक यू सो मच। बाकी अब हमसे कल मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।